अब कॉन्ट्स एंड डीआई समझने के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग. Okay, very very important section for CET exam because straight away 100 questions are being asked from this one section. Okay, so अब तक जो हमने देखा Q&A है 50 questions are asked from this section Q&A से, right? But when it comes to reasoning 100 questions, so 150 questions are over with this two sections. Okay, and then obviously जो last section है हमारा verbal ability, language comprehension, उसमें there will be 50 questions such that 200 questions for the exam. Okay, so keep it very clear. What are we doing? Where are we going? So अब होता है क्या इस section में? If I were to give it in one word, एक word में बताना है इस section में क्या होता है? I'll take both this part, logical reasoning. This two columns I'll take together. All the topics that you see here are nothing but puzzles. Okay, now you will ask me one more question. क्या ये ऐसे puzzles क्यों पूछते हैं हमारे entrance exam में? इसका हमारे लिए क्या यूज है? हम तो मैनेजर बनने वाले. अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर यू विल गेट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी, right? And the problem could be related to employees. Okay, problem could be related to anything. It could be related to a strategy, it could be related to planning. So you need to have an analytical set of brain which can think logically correct. And how will you do that? How will you test if someone has good analytical skills and a good logical brain? ये test कैसे करोगे? By giving them puzzles, by giving them fictional problem. एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दिया, राइट? ठीक है, इसे सॉल्व करके बताओ. अगर तुम ये सॉल्व कर पाते हो तो शायद तुम कंपनी के प्रॉब्लम्स भी लॉजिकली सॉल्व कर पाओगे. इसीलिए ये सेक्शन बना है. ओके, सो इतना क्लियर है कि इसमें पजल्स आएंगे. बट अब क्या करते हैं ये लोग? पजल्स को टॉपिक में डिफरेंशिएट करते हैं. तो जैसे एक डायरेक्शन पे पजल होगा, उसको बोल दिया डायरेक्शन सेंस चैप्टर. कैसे पजल होगा? देयर इज अ मैन, he is going in the north direction, then he takes a right, then he takes a left, then he takes a right, then he takes a left, then he takes a right, then he takes a left. बताओ कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? Now this is a very easy puzzle. If you know the basics of direction sense, या कंपास क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, और अगर कोई ईस्ट में जा रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा. तो राइट हैंड इज राइट, लेफ्ट हैंड इज लेफ्ट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस विल बी अ चैप्टर फॉर लाइक 2 hours. Okay, where we will study only the puzzles with respect to direction sense. In fact, एक वर्कशॉप भी होगा इस पे. So इससे समझ में क्या आ रहा है? पजल्स आ रहे हैं, बट पजल्स को जो है ना वो टॉपिक में डाल दिया. जैसे डायरेक्शन का पजल होगा उसको बोल दिया डायरेक्शन सेंस. ब्लड रिलेशन का पजल होगा. ब्लड रिलेशन का पजल क्या होगा? एक फैमिली ट्री बनाना है. तो दिस अ कपल, दे हैव दिस सन, वो भी मैरिड है, उसके 2 बच्चे, उनमें से एक मैरिड है. ओके, और इस जो लड़का है उसका अंकल ही है. सो ऐसे पूरा एक फैमिली ट्री क्रिएट करता हूँ. फिर उसमें वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देगा. उन हर किसी को एक प्रोफेशन दे देगा. क्या उनमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक साइकियाट्रिस्ट है, एंड देन सो ऑन. तो मैच करो कौन क्या है और किसका रिलेशनशिप किससे क्या है. और थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो ये भी बोल देगा ईच वन ऑफ देम इज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर टी शर्ट, या ईच वन ऑफ देम इज ईटिंग अ डिफरेंट डिश. तो मैच करो तो कौन सा डिश खा रहा है, एट द सेम टाइम कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, उसका प्रोफेशन क्या है, और उसका रिलेशनशिप क्या है फैमिली ट्री. तो बन गया पजल. सॉल्व करो इसे. तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक्स क्या है, विच विल सी इट इन ब्लड रिलेशन का वर्कशॉप, जो अगेन एक 2 hour का वर्कशॉप होगा, वेयर विल सी दिस इन डिटेल कि कैसे टाइप के पजल आते हैं. एक बार वो पजल पहले देख लिया है तो एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू सी दिस बिफोर. अगर पहली बार कोई पजल देख रहे हो और एग्जाम का इतना प्रेशर है, क्योंकि सीईटी में वैसे यू नो दैट 200 क्वेश्चंस 150 minutes. Okay, so not even 1 minute per question. तो वैसे ही एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, और उस वक्त अगर वो पजल पे दिमाग लगाओगे तो विच मीन्स यू आर नॉट स्कोरिंग दैट 99% है. तो हमें वो सारे पजल्स एक बार पहले देखना है, उनके ट्रिक्स समझना है. एट द सेम टाइम तुम्हें उस पर टॉपिक टेस्ट सॉल्व करना है, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, सो दैट यू आर यूज्ड टू दिस. यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. सो नेट प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग रखो कि जब मैच खेलने जाओगे यू आर स्कोरिंग अ सेंचुरी, which in this case is 99.99%. Okay, that's what is expected from this workshop. वैसे ही अब 2 टॉपिक बता दिए मैंने. ओके, सो यू वुड बी गेटिंग अ सेंस. अब पजल्स आ जाते हैं अरेंजमेंट्स में. तो अरेंजमेंट्स में अगेन 2 टाइप के पजल बन जाते हैं. अब तुम्हें अरेंजमेंट में क्या करना है? पजल है, ठीक है,
और अरेंजमेंट क्या है, तो क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो कैसे अरेंज कर सकते हो किसी को, लाइन में बैठा सकते हो, यू कैन मेक पीपल सिट इन अ रो, राइट। इसे हम बोल देंगे लीनियर अरेंजमेंट। क्यों लीनियर, क्योंकि लाइन में अरेंज कर रहे हो ना, तो लीनियर बन गया। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देगा, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, तो बताओ कौन कहाँ बैठा है और किसके ऑपोजिट कौन है। ईच वन ऑफ देम इज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर टी शर्ट, तो कौन कहाँ बैठा है और कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, बन गया लीनियर अरेंजमेंट। वैसे ही बोलेगा सर्कुलर अरेंजमेंट, तो सम पीपल आर सिटिंग अक्रॉस अ सर्कल, देयर आर से 8 people sitting across a circle. Now tell me who is sitting where. Each one of them is eating a different dish. Each one of them is wearing a different color t-shirt. तो कौन कहाँ बैठा है, कौन सी डिश खा रहा है, एट द सेम टाइम कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, तो सब बताओ, राइट। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू बी आस्क्ड इन सर्कुलर पजल। अब एमएचसीईटी ही इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, बाकी कोई एग्जाम नहीं, एमएचसीईटी ही, नॉट इवन कैट। एमएचसीईटी क्या बोलेगा, सर्कुलर टेबल पे कुछ लोग बैठे हैं, बट कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ओके, सो उससे क्या होगा, राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजन होगा। ओके, इमेजिन ये हम इस पे भी अगेन एक 4 आवर का क्लास होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, 4 to 5 आवर्स का क्लास होगा इस पे, वेयर विल अंडरस्टैंड क्या सर्कुलर पजल्स का बेसिक क्या होता है एंड हाउ डू यू डील विद देम, कैसे राइट लेंथ पिकअप करके पजल्स बनाना है, सो दैट यू गेट इट इन द राइट पॉसिबल टाइम। ओके, और कौन सा पजल छोड़ देना है, क्योंकि एग्जाम में हमें 1 या 2 पजल बहुत डिफिकल्ट आएंगे, यही वाले सर्कुलर वाले। सो कैसे समझेगा कि ये पजल देखते ही कि हाँ नहीं इसको छोड़ देना है, बहुत डिफिकल्ट है या तो बहुत टाइम लेगा, मैं लास्ट में आता हूँ इस पर, क्योंकि अगर अभी फंस गया इस पर तो फिर आगे का पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट परसेंटाइल। तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने से नहीं हो रहा है, तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे टॉपर के साथ हो रहा है। तो अगर 180 मार्क्स टॉपर ने लिए है, सो एग्जाम्पल अगर किसी को परसेंटाइल नहीं पता है, लेट मी कवर इट हियर ओनली, देन आई विल गो टू दी सर्कुलर पजल्स। सो सी, एग्जाम है 200 मार्क्स का, ओके, टॉपर ने स्कोर किया 170 और तुमने स्कोर किया लेट से 150, तो तुम्हारा जो 150 है वो 170 से कंपेयर होगा, टोटल मार्क्स 170 बन जाएंगे। इसे हम बोलते हैं परसेंटाइल, क्योंकि अगर 200 से कंपेयर करते तो वो बनता परसेंटेज। सो 100 में से अगर 99 मार्क्स स्कोर करते हो, दैट इज 99%। ओके, बट 100 मार्क्स के एग्जाम में से टॉपर ने 50 स्कोर किया है और तुमने 49 स्कोर किया है, तो तुम्हारा 49-50 पे चेक होगा, तो 49-50 का कितना परसेंट है, अगेन 99%, तो ये बन गया परसेंटाइल। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या जो क्वेश्चन इजी है वो सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि तुम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा कंप्यूटर तो सॉल्व कर ही रहा है, और अगर तुम्हारा परसेंटाइल सिस्टम आ रहा है तो तुम्हें उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो तुम इजी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो एग्जाम में। तो इजी क्वेश्चन पिकअप कैसे करना है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में तुमने 10 से 15 मिनट डाल दिए, जो यही क्वेश्चन में होता है ये पजल्स वाले, क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम जाता है, ओके, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट, सम पीपल टेक 10 to 15 मिनट्स। गया श्योरली JBIMS से छोड़ो, सिडनम भी नहीं आएगा, वेलिंगकर भी नहीं आएगा, इफ यू वेस्ट 15 मिनट्स इन एग्जाम, राइट। सो हाउ डू यू पिक अप सच पजल्स। सो MHCT इसको बहुत डिफिकल्ट बना देता है। ओके, नाउ यू विल थिंक अरे MHCT तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, फिर ऐसे इसको डिफिकल्ट बना देता है। सी, MHCT इज टेकिंग ऑल इट्स क्वेश्चन फ्रॉम वन एग्जाम व्हिच इज कॉल्ड एज IBPS PO। इस एंगल से सोचना है हमें, और IBPS PO वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो जैसे उनके पैटर्न में कोई चेंज होता है वहां पे, यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस महाराष्ट्र CET पीपल दे टेक एवरीथिंग फ्रॉम देयर, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल वहां पे वो लोग रिवर्स सिलोजिज्म्स पूछने लगे, यहाँ पर भी स्टार्ट हो गए, राइट। सो दे अडेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और वहीं से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस एग्जाम कैन बी कंपेयर्ड मोस्टली टू द बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम। अगर तुम महाराष्ट्र CET का अभी चेक करो, कीप अ महाराष्ट्र CET का पेपर एंड कीप एन IBPS PO का पेपर, दोनों गूगल करो मिल जाएंगे, एंड चेक द सिमिलैरिटी बिटवीन टू। Okay, you will find the paper are identical, types of question, topics, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे सारी चीजें सेम है। That's what we'll be doing in our workshop as well. Okay, adapting to the pattern of IBPS PO, क्योंकि वहाँ पे चेंज होगा, ये लोग भी चेंज करेंगे, right? So that's what make महाराष्ट्र CET not difficult, different. कैट के लिए पढ़ोगे और सोचोगे कि मैं CET क्रैक कर लूँगा, you are going on a different track.
Okay, that is not how. कैट के लिए पढ़ रहे हो, कैट के लिए पढ़ो. It's a different exam. Maharashtra CET is a completely different ball game. Okay, so if you are focused with this, focused on this exam. That's why this specialized workshop only on Maharashtra CET. Because ideally students only prepare for CAT और फिर Maharashtra CET के mock test लिख देते हैं, उसका analysis करते हैं, main exam लिख देते हैं. Right? That is not how it should be done. I hope all of you are getting it. So ये तो बन गया हमारा arrangements. वैसे ही अब पजल्स आते हैं. अगेन अब तक हमने पजल्स देखे 3 टॉपिक पे, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट्स. अब और पजल्स कहते आते हैं. अल्फाबेट पे पजल पूछ लिया, कोडिंग डिकोडिंग. मशीन पे पजल पूछ लिया, इनपुट आउटपुट. एक मशीन को तुम इनपुट दे रहे हो, वो कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो वो मशीन इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो बताओ, लॉजिक क्रैक करो. सो इनपुट आउटपुट पजल. डिसीजन मेकिंग पजल. तुम एक इंटरव्यूअर हो, candidates are coming to you, you have to take a decision whether you will select them, reject them. क्या कैंडिडेट के बारे में इतना डेटा नहीं है कि तुम डिसीजन ले पाओ, तो डिसीजन मेकिंग के पजल. इनको कैसे डील करना है, अगेन विल सी इट इन द सेपरेट वर्कशॉप. नंबर सीरीज, इसको हम मैथ्स में पुट इन करेंगे. हर साल नंबर सीरीज से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आना ही है. वेयर वी विल डू लास्ट 6 years का पेपर एनालिसिस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्यूब्स एंड डाइस. क्यूब्स लेंगे, क्यूब्स को कलर करेंगे, कट करेंगे. देन विल सी कितने क्यूब्स है जिनके 3 फेसेस आर कलर्ड रेड, 2 फेसेस, 1 फेस, 0 फेस. उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे. ओके, क्यूब से क्यूबॉइड पे मूव करेंगे, क्यूब से डाइस में जाएंगे. वैसे टाइप के पजल्स आते हैं यहाँ पे. सो दैट विल अगेन बी कवर्ड देयर. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. सो इसमें कुछ ऐसे पजल आते हैं जैसे इट्स 3:15 इन द क्लॉक. ओके, तो अगर 3:15 टाइम हो रहा है क्लॉक में, अब बताओ वो जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है एट दिस टाइम, उनके बीच में एंगल कितना है. दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लॉक्स. वैसे ही कैलेंडर्स पे क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एनी रैंडम डेट, 16th of April 1667. बताओ इस दिन क्या था. मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था. सो एनी रैंडम डेट, एनी रैंडम मंथ, ओके, एनी रैंडम सेंचुरी एंड एनी रैंडम ईयर दे विल गिव यू. And they will ask you, बताओ इस दिन क्या था. Right? So how do you tackle such kind of question? That will be seen in the chapter of clocks and calendars. Then comes your visual reasoning. Okay, heart and soul of your reasoning section. सीधा 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस एक टॉपिक से. ओके, अब विजुअल रीजनिंग क्या होता है, नाम देख के समझ में आ रहा है. विजुअल, यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ फिगर्स दिए होंगे, उन फिगर में कुछ पैटर्न होगा. जैसे कोई एलिमेंट मूव हो रहा है, कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, कोई एलिमेंट डिलीट हो रहा है. तो जैसे सॉरी, जैसे वो एलिमेंट ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, या वो एलिमेंट का मिरर इमेज हो रहा है, या वो एलिमेंट का वाटर इमेज हो रहा है, तो उसका पैटर्न क्या है वो डिस्कवर करो. तो पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं, विजुअल रीजनिंग में कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, वो पता होना चाहिए. रैंडमली सोचोगे फिर फंस जाओगे. फंस इसलिए जाओगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. जब हम 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी देखेंगे तब हम देखेंगे कि कितने से कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है. राइट, सो उससे हमारा आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि विजुअल रीजनिंग में हमें कम से कम टाइम देना है. ओके, दैट इज व्हाट विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन ऑफ विजुअल रीजनिंग. सो विल सी इट देयर. फिर आता है अरिथमेटिक रीजनिंग. तो इसका नाम है अरिथमेटिक, फिर है रीजनिंग. तो रीजनिंग आता है पजल्स, अरिथमेटिक मींस मैथ्स. सो ये कुछ ऐसे पजल हो गए जिसमें हमें नंबर एनालिसिस करना होगा. ओके, इसलिए इसका नाम है अरिथमेटिक रीजनिंग के पजल्स. सो इसमें पजल सॉल्व करना है बट एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पजल सॉल्व करना है बट रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट इज अरिथमेटिक रीजनिंग. फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर साल इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, विल सी दिस एज वी एनालाइज लास्ट 6 years का पेपर. सो हाउ डू यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, उन साइन को कैसे यूज करके एनालिसिस करना है और कंक्लूड करना है, वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे. फिर आता है एनालॉजी which is similarity. So जैसे ये इस चीज से सिमिलर है. Okay, for example let's say railway. Okay, I'm saying train station. Okay, so इससे क्या समझा, ट्रेन स्टेशन पे आके रुकता है. Okay, so I would say let's say flight. Okay, or a plane. So where does a plane stops? Analogy करो. जैसे स्टेशन पर you have a train, वैसे ही where do you have your airplane standing?
क्या एट दी हैंगर. सो दैट्स हाउ यू हैव टू कंपेयर. इसमें अभी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. ओके अभी सीईटी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है. 6 साल पहले पूछता था, सीधा 5 क्वेश्चंस आते थे इससे, बट अभी नहीं पूछ रहा है क्योंकि बहुत सिंपल हो जाते हैं ये क्वेश्चन. सो अभी सीईटी नहीं पूछ रहा है, सीईटी का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो यू डोंट गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट हम देख लेंगे ये टॉपिक भी. ओके फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग विच इज सिमिलर टू योर अर्थमेटिक रीजनिंग. कहाँ गया अर्थमेटिक रीजनिंग विच इज योर दिस वन. ओके सो वैसे टाइप की पजल होते हैं यहाँ पे. फिर आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग जिसमें सीक्वेंसिंग बेस्ड पजल होता है. तो अब ये क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे 20th फ्लोर तक है. देन यू हैव टू अरेंज इट इन द सीक्वेंस, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, कितने फ्लोर्स खाली है, फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, एंड देन सो ऑन. ओके जो सीक्वेंस पे अरेंज करना है. जैसे एक रेस दे दिया है तो इस रेस में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ऑर्डर या रैंक या सीक्वेंस में अरेंज करो. अब ऑब्वियसली सारा डेटा एक साथ तो दिया नहीं होगा. ओके डेटा काफी पजल जम्बल्ड वे में दिया होगा, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम. जम्बल्ड डेटा को उठा के सीक्वेंस में अरेंज करो, पजल सॉल्व करो, उस पर 6 क्वेश्चन आंसर करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट सो ऑर्डर एंड रैंकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, विल सी दिस इन डिटेल एज वेल. काफी ज्यादा वेटेज इसका भी एग्जाम में. ओके विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू डील विद दिस. फिर आते वेन डायग्राम वाले पजल्स विच इज डायग्राम दिए होंगे, उन पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, उससे हमें समझना है कि डायग्राम का मीनिंग क्या है. सो विल सी दैट एज वेल. एंड लॉजिकल पजल, जनरल लॉजिक बेस्ड पजल्स again will be included in this section. So this completes your logical reasoning. Okay अब इसमें 2 पार्ट है. As I said it before, एक तो हो गया लॉजिकल रीजनिंग जो हमने देख लिया, विजुअल रीजनिंग उसी का पार्ट है. ओके इसी में एक और पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसे. सो अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, यहाँ पे पजल नहीं आएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा. उस पैराग्राफ में जब एक ऑथर ने लिखा तो उसका अजम्पशन क्या था, या तो कुछ हो गया है, उस पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्लड इन द सिटी, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो होगा कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो बताओ. ओके अगेन एक पैराग्राफ दिया, इससे तुम कंक्लूड क्या कर सकते हो, कंक्लूजन बताओ. आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि यूथेनेशिया बैन होना चाहिए, यूथेनेशिया का मीनिंग क्या होता है, मर्सी किलिंग. मर्सी किलिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है तो क्या उसे डेथ दे देनी चाहिए या उसे वेंटिलेटर पे जिंदा रखना चाहिए. सो दैट्स यूथेनेशिया, यू गुड किलिंग, मर्सी किलिंग. राइट सो उसके लिए भी यू नीड कोर्ट के ऑर्डर. सो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स बताओ. व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर द वीक आर्ग्यूमेंट्स. राइट सो यूथेनेशिया इज बीइंग बैंड बाय मेनी कंट्रीज, सो इंडिया को भी बैन कर देना चाहिए, नॉट द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ओके सो कैसे डिसाइड करोगे कि ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द रूल्स. काफी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर रूल्स पता है तो यू नो हाउ टू डील विद देम. सो वैसे हमारे आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन हो जाएंगे. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे कोई पजल नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में से अजम्पशन पूछ रहे या कंक्लूजन पूछ रहे या कुछ दिया है, कुछ हो चुका है, उस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का, या कोई टॉपिक दिया है, तुम्हें उस पर डिसाइड करना है कि इस टॉपिक के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है, वीक आर्गुमेंट क्या है. वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कॉज एंड इफेक्ट, तो कुछ चीज हो गया है तो इसका कॉज क्या है, क्या यही इमीडिएट कॉज है. राइट देयर इज अ डिक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इंडिया का जीडीपी कम हो गया है, तो क्या ये इफेक्ट है, ठीक है. इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ. अब ये कॉज है या नहीं है, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक. ये इमीडिएट कॉज है या नहीं, तो कॉज डिसाइड कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या पता होना चाहिए. तो थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए. That's why once you download 2Campus का app, you will see daily news analysis there as well as current affairs. Some of you might be thinking हम थोड़ी CMAT लिख रहे हैं, हम थोड़ी ZAT लिख रहे हैं, या हम थोड़ी IFT लिख रहे हैं जो हमें जीके पढ़ना है. तुम्हें जीके पढ़ना है इन सारी चीज़ों के लिए. एट द सेम टाइम अगर तुम्हें सीईटी में कम परसेंटाइल मिलता है तो तुम पीजी के लिए अप्लाई करोगे. ओके फॉर एग्जाम्पल वेलिंकर जाएगा 99 परसेंटाइल पे विद MMS. ओके बट जो उनका पीजी कोर्स होगा वो 80 परसेंटाइल पे भी दे विल गिव यू अ कॉल. बट तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड होगा जीडी एंड पीआई पे. तो जीडी में थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज लगेगा. राइट सो हम न्यूज़पेपर्स तो पढ़ते नहीं है इतना, अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं पढ़ते हो सो यू कैन डाउनलोड 2Campus का ऐप और यू कैन चेक द वेबसाइट ऑफ 2Campus. यू विल फाइंड डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स. अब वो करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही निकाला गया है so that you have a sufficient idea to crack such kind of problem as well as your GD and PA. ये यूपीएससी लेवल का नहीं है कि उतनी हमें जरूरत नहीं है. राइट आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. कॉज एंड इफेक्ट के बाद एक और टॉपिक हम देखते हैं जिसका नाम है असर्शन एंड रीजंस. ओके सो कुछ असर्शंस दिए होंगे और फिर पूछा होगा इनका रीजंस क्या है.
So again, as we enter into that topic, you will understand this better. क्या कैसे समझना है. So basically, if I have to put it in one word, जैसे logical reasoning के लिए मैंने puzzles बोला है. So if I have to put it in one word, critical reasoning क्या होता है? Paragraph analysis. कितना अच्छे से तुम्हें वो पैराग्राफ समझा है, क्योंकि ये पैराग्राफ अभी सोचो कहीं से भी आ सकता है. ये न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, या ये किसी फिक्शन की बुक है, ये एक हिस्ट्री की बुक है, ये पॉलिटिक्स की बुक है, ये साइकोलॉजी की बुक है. क्योंकि ये कहीं से भी आ सकता है. सो यू नीड टू नो के रूल्स कि कैसे इसका राइट आंसर मार्क करें, क्योंकि इतनी सारी बुक पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है. पढ़ रहे हो तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. राइट, यू कैन रीड सच बुक्स फॉर नेक्स्ट सेक्शन, और वो भी कुछ ही बुक्स पढ़ना है, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is a passage. एडिटोरियल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर के तो भी चलेगा, which I'll tell you in the next part. But for the time being, just understand पैराग्राफ का एनालिसिस कर रहे हो, और कितने अच्छे से तुम्हें ये पैराग्राफ समझा है, उतने अच्छे से तुम उसका कंक्लूजन बता सकते हो, उतने अच्छे से तुम उसका अजम्पशन बता सकते हो. कितने अच्छे से तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है और गवर्नमेंट ने वो चीज़ होने पर क्या एक्शन लिया, उतने अच्छे से तुम कोर्स ऑफ एक्शन बता सकते हो. कितने अच्छे से तुमने एक टॉपिक पढ़ा है, उसी पर तुम उस टॉपिक का स्ट्रॉन्ग या वीक आर्गुमेंट बता सकते हो. राइट, सो इसके लिए हमने रूल्स बनाए, क्या नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, कैसे. तो हमने अगर वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, तो रूल्स अप्लाई करके हम राइट आंसर लेके आएंगे. ओके, अब थोड़ा ये वियर्ड लग रहा होगा, बट जब हम इसका वर्कशॉप करेंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे डिटेल में. विल सॉल्व अराउंड 30 to 40 प्रॉब्लम्स और 50 प्रॉब्लम्स ओनली ऑन assumptions, तो पूरा माइंड में क्लियर हो जाएगा जब तुम खुद अपने से ये रूल्स लिखोगे. राइट, सो मेक श्योर यू डू दैट. सो दिस कंप्लीट्स आवर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आइडिया what to expect with 100 questions from this section.